अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैस्थेनिया ग्रेविस। मैस्थेनिया ग्रेविस है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है किसका, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, जो कि अफेक्ट करता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को। टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी नॉर्मल फिजियोलॉजी की तरफ देख लेते हैं। देखिए, ये डायग्राम एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की है। ये है न्यूरॉन और ये है मसल। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो मसल की मेम्ब्रेन है हम उसे बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मैस्थेनिया ग्रेविस में असल में पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को ही अफेक्ट करती है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स आती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, तो वो तो उसकी वजह से जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं और कैल्शियम उसकी वजह से आता है सेल के अंदर। ठीक। अब देखिए, जो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का काम ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रही होती है हमारे ब्रेन स्पाइनल कोड से, ये उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कन्वर्ट करता है केमिकल इम्पल्स में, और वो केमिकल इम्पल्स जाती है हमारे मसल के पास। देखिए ना, जो हमारा मसल है वो सिर्फ हमारा केमिकल इम्पल्स को ही समझ सकता है। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इसका काम ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रही है ऊपर से, उसको कन्वर्ट करे केमिकल इम्पल्स में। जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऊपर से आती है तो उससे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम सेल के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही कैल्शियम सेल के अंदर दाखिल होगा तो जो सेल के अंदर एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स हैं वो माइग्रेट करेंगी पेरिफेरी की तरफ, और यहाँ पर आकर रप्चर होंगी। ठीक। यहाँ पर आकर रप्चर होने के बाद ये वेसिकल्स को रिलीज करेंगी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये जो जगह है इसको बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद ये जाएगा अपने रिसेप्टर की तरफ। मसल के रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए, स्केलेटल मसल में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हम उसको बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, और जो स्मूथ मसल में हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हम उसको बोलते हैं मुस्कुलिनिक रिसेप्टर। यहाँ पर हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होंगे निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक। अब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर आकर बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ। उसके बाद मसल में कुछ केमिकल कैस्केड पैदा होंगे, एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा मसल का, जिसकी वजह से हम वॉलंटरी मूवमेंट को अंजाम दे पाएंगे। ठीक। अब देखिए, अब जब हम अपनी मूवमेंट को स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और एंजाइम होता है, हम उसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, सॉरी इनहिबिटर नहीं, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है एसिटाइलकोलिन को कोलिन में। देखिए, यहाँ तक तो हमने समझा कि हम मूवमेंट कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। अब जब मैं इस मूवमेंट को स्टॉप करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। ये जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है ये कन्वर्ट करता है एसिटाइलकोलिन को कोलिन में। जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर कन्वर्ट होती है कोलिन में, तो आगे यहाँ पर मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है ये स्पेसिफिक होते हैं सिर्फ एसिटाइलकोलिन के लिए, कोलिन के लिए नहीं होते ये। जब एसिटाइलकोलिन कोलिन में कन्वर्ट होगी तो कॉन्ट्रैक्शन भी स्टॉप हो जाएगी हमारी। अब देखिए, मैस्थेनिया ग्रेविस में ये होता है कि हमारी बॉडी में, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज सिंथेसाइज हो जाएंगी। वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आकर बाइंड कर देंगी इन रिसेप्टर के साथ। ठीक, इन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देंगी, और अब उनकी बाइंडिंग कौन सी होगी, कम्पिटिटिव इनहिबिशन। कम्पिटिटिव इनहिबिशन इसका मतलब ये कि वो कंपटीशन करेंगी एसिटाइलकोलिन वेसिकल के साथ। देखिए, अब ये जो कंपटीशन है ये क्वांटिटेटिव कंपटीशन होगा। देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा है। अगर एंटीबॉडीज क्वांटिटी में ज़्यादा होंगी तो वो एंटीबॉडीज आकर बाइंड करेंगी रिसेप्टर के साथ। अगर एसिटाइलकोलिन क्वांटिटी में ज़्यादा होगा तो एसिटाइलकोलिन आकर बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ। अब मैस्थेनिया ग्रेविस के केस में ये होता है कि यहाँ पर एंटीबॉडीज सिंथेसाइज हो जाती हैं बॉडी में, जो कि आगे कम्पिटेटिव इनहिबिशन करवाती हैं और इन रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड करती हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मसल की मूवमेंट नहीं हो पाती। ठीक। अब एक और बात जो मैस्थेनिया ग्रेविस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि डायूरल वेरिएशन होती है इसमें। डायूरल वेरिएशन का मतलब यह है कि जब पेशेंट सुबह को उठेगा तो उसका मसल सही सही काम कर रहे होंगे। उसकी वजह ये होती है कि जब हम सारी रात सोते हैं, रेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एसिटाइलकोलिन स्टोर हो जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में या इधर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। जब हम सुबह उठते हैं तो वो, क्योंकि कम्पिटेटिव इनहिबिशन है, एसिटाइलकोलिन मिकदार में ज़्यादा है एंटीबॉडीज़ की निस्बत, तो वो
तो जब क्वांटिटी में ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिटाइलकोलिन आकर रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। उस टाइम एंटीबॉडीज़ क्योंकि मिकदार में कम है वो रिसेप्टर पर बाइंड नहीं कर पाएंगी। इसलिए जब हम सुबह उठेंगे तो पेशेंट फ्रेश फील करेगा, मॉर्निंग टाइम में उसको वीकनेस नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा उसका एसिटाइलकोलिन कम होता जाएगा और जो एंटीबॉडीज़ हैं उस क्वांटिटी में बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे द पेशेंट विल बी फीलिंग वीकनेस इन हिज बॉडी। यहाँ तक हो गई नॉर्मल फिजियोलॉजी। आगे हम देखते हैं कि इसकी एपिडेमोलॉजी क्या है। हर मोस्टली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की तरह ये भी फीमेल में ज़्यादा होता है मेल की निस्बत, ठीक। और किस एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट करता है ये? 20 से 30 ईयर की फीमेल्स को या 50 से 60 ईयर्स के मेल्स को। और ये जो मेल्स में है इसकी बैड प्रोग्नोसिस होती है, ठीक। अब जो एंटीबॉडीज़, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है इसका मतलब है कि इसमें एंटीबॉडीज़ भी होंगी। एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं बॉडी में? जो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी है वो है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, ये है मोस्ट कॉमन। इसके अलावा 2 और एंटीबॉडीज़ भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। ऑलमोस्ट एंटी मसल स्पेसिफिक काइनेज एंटीबॉडी, ये है 5%। जो पहली वाली मैंने बताई थी एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, ये है 85% प्रेजेंट होती है पेशेंट में। और इसके अलावा एक और है जो कि बहुत कम प्रेजेंट होती है, वो है एंटी लिपोप्रोटीन 4 रिसेप्टर एंटीबॉडी, लिपोप्रोटीन 4 रिसेप्टर एंटीबॉडी, जो कि 2% केसेस में देखी जाती है, ठीक। ये हो गए एंटीबॉडीज़ के बारे में। अब ये जो मिस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है वो उसके क्लिनिकल सिम्टम्स कौन कौन से, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मसल है वो जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखते हैं, यानी कि हमारा आइज़ का जो मसल है वो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करना शुरू करते हैं। तो मिस्थेनिया ग्रेविस के केस में भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले जो हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे वो आइज़ के देखेंगे। आइज़ में हम क्या क्या देख सकते हैं? टोसिस नज़र आएगी हमें, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स यानी कि जो हमारे आइज़ के जो मसल है लिवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियर लेवल, तो ये मसल जो हमारी आइज़ को एलिवेट करने में मदद करता है। जब ये मसल हमारे पास सही से काम नहीं कर पाएगा तो हमें ये ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा पेशेंट में ऑप्थेल्मोप्लेगिया देखने को मिलेगा। जब पेशेंट लेटरल साइड पे अपने आई मूव करवाएगा आइज़ को तो उसको काफ़ी पेन की सेंसेशन फील होगी, इसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोप्लेगिया। इसके अलावा डिप्लोपिया, ठीक। उसके अलावा हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो मिस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट है उसमें प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस होती है। प्रोक्सिमल मसल यानी कि प्रोक्सिमल मसल ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब वीकनेस। इसके अलावा जो फेस के मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, ड्रॉपिंग ऑफ फेस, और इसको हम बोलते हैं स्नार्लिंग फेस। जब वो पेशेंट स्माइल करेगा तो उसकी स्नार्लिंग फीचर होंगे उसके फेस के ऊपर, इसको बोलते हैं स्नार्लिंग फेस। या उसके अलावा उसके नेक के मसल सही से वीक हो जाएंगे, सही से काम नहीं कर पाएंगे, इसको हम बोलेंगे ड्रॉपिंग ऑफ नेक मसल। ये चंद क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि मिस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में पाए जाते हैं। एक दफ़ा दोबारा देखने, सबसे पहले है उसके जो लिवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियर मसल काम करना छोड़ेगा, उसके बाद उसके एक्स्ट्रा ओकुलर मसल काम करना छोड़ेंगे जिसकी वजह से ऑप्थेल्मोप्लेगिया देखने को मिलेगा। उसके बाद उसके प्रोक्सिमल मसल वीक होंगे, उसके बाद उसके फेस के मसल वीक होंगे और उसके बाद उसके नेक के मसल वीक होंगे। आगे चलते हैं हम कि हम उन पेशेंट में क्या क्या चीज़ें नोट करेंगे। जब उन पेशेंट को हम आएगा हमारे पास मिस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट, तो हम उसको किस तरह से एवेल्युएट करेंगे। पहले हम उसमें देखेंगे कि उसमें टोसिस प्रेजेंट है या नहीं है, टोसिस या ऑप्थेल्मोप्लेगिया या स्नार्लिंग फेस। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्योंकि प्रोक्सिमल मसल की भी वीकनेस थी, तो जो प्रोक्सिमल मसल का पेशेंट की वीकनेस का पेशेंट होता है वो हमारे पास प्रेजेंट करता है कि उसको कंघी फेरने में मसली होगी, डिफिकल्टी इन कॉम, क्योंकि उससे शोल्डर के मसल वीक होंगे, या डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्राउंड, ठीक। या एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हम ये देखेंगे पेशेंट में कि उसकी मसल की टून, उसका जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो टोन है और ये जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है ये दोनों ही नॉर्मल होंगे मिस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में।
या हमने पिछली वीडियो में ये बात तफसील से पढ़ी थी कि क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये ना लोअर मोटर न्यूरॉन का पार्ट है ना अपर मोटर न्यूरॉन का पार्ट है, तो इसमें टोन और डीटीआर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये बात समझने में मुश्किल हो रही है तो आप मेरी इससे पिछले वाली 2 वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। ठीक, ये थी एवोल्यूशन में हमने देखा, ये चंद एक सिम्टम्स थे जो हमने पेशेंट में देखे। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या देखेंगे, इसके लिए हमारे पास 4 टेस्ट है। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो है आइसपैक टेस्ट। आइसपैक टेस्ट, इस टेस्ट में हम ये करेंगे कि हम पेशेंट की आइस के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए आइस को रखेंगे। जब हम पेशेंट की आइस पर आइस को रखेंगे तो उसमें एसिटाइलकोलिन का रश होगा, जिसकी वजह से पेशेंट का जो ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स था वो इंप्रूव हो जाएगा। ये एक साइन है जिसकी वजह से हमें अंदाजा होगा कि ये मिस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है। दूसरा मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है, उसमें ये होता है कि हम सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं। सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसमें इस तरह से होता है कि हम उस मसल का एक सिंगल फाइबर लेते हैं और हम उसको क्या करते हैं, हम उसको स्टिमुलेट करते हैं ऑलमोस्ट 2 से 5 हर्ट्ज के वोल्टेज के साथ, तो हम उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम उसको मसल का एक्शन पोटेंशियल चेक करते हैं। तो जो मिस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट होता है उसमें मसल का एक्शन पोटेंशियल डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स देता है, यानी कि स्टार्ट में वो थोड़ा सा स्टिमुलेट होता है लेकिन टाइम के साथ साथ वो उसमें एसिटाइलकोलिन कम होता जाता है, जिसकी वजह से डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स, ठीक। उसके बाद मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट जो होता है वो हम चेक करते हैं उसकी एंटीबॉडीज, एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी को हम चेक करते हैं जेनेटिक स्टडीज के थ्रू। उसके बाद कुछ और टेस्ट हैं जिसमें है रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट, इसमें देखिए इस टेस्ट में और सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी में ये फ़र्क है कि यहाँ पर हमने सिर्फ सिंगल फाइबर लिया था, जबकि यहाँ पर हम एक पूरा मसल लेंगे और उस मसल को हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू स्टिमुलेट करके हम उसका एक्शन पोटेंशियल देखेंगे, तो उसमें भी वो हमें डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक, यहाँ तक हो गई थी इन्वेस्टिगेशन। आगे हम देखेंगे कि हम इस पेशेंट को मैनेज किस तरीके से करते हैं। देखिए, हम इस पेशेंट को 2 तरीके से मैनेज कर सकते हैं, या तो हम उसका एसिटाइलकोलिन बढ़ा दें, इंक्रीज इन एसिटाइलकोलिन, या जो एंटीबॉडीज पैदा हो रही थी हम उसको डिक्रीज करवा दें। ये 2 तरीके हैं। तो हम एसिटाइलकोलिन किस तरह से बढ़ाएंगे, हम उसको एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर दे देंगे। देखिए, ये जो एंजाइम था एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस, ये कन्वर्ट करवा रहा था एसिटाइलकोलिन को कोलिन में। अगर मैं ये एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिट करा दूं एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर के थ्रू, तो जो एसिटाइलकोलिन था वो कोलिन में नहीं कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से मैं एसिटाइलकोलिन को बढ़ा सकता हूँ। पहला तरीका क्या था, एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर, कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर के थ्रू। और मैं एंटीबॉडीज को किस तरह से कम करवा सकता हूँ, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के थ्रू, लो डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, लो डोज। ठीक, और इसके साथ में और क्या क्या ऐड कर सकता हूं, मैं बी सेल और प्लाज्मा सेल की एक्टिविटी को रिड्यूस करवा सकता हूं, जिसकी वजह से प्लाज्मा सेल्स की एक्टिविटी रिड्यूस करवा सकता हूं। किसकी मदद से, प्लाज्मा इम्यूनोसप्रेशन की मदद से। इम्यूनोसप्रेशन फॉर एग्जांपल एजाथ्रोपाइन, ठीक, या चंद और ड्रग्स हैं वो आप खुद देख लीजिएगा, एजाथ्रोपाइन। ठीक, तो हमने देखा मैनेज किस तरह से करे थे हम पेशेंट को, या तो हमने एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर दी, या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के थ्रू हमने इस पेशेंट के एंटीबॉडीज को कम करवाया। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि मिस्थेनिया क्राइसिस क्या है। देखिए, बाजू का जो मसल की वीकनेस है वो इस हद तक आगे चली जाती है कि जिसके उसके रिस्पायरेटरी मसल को भी इफेक्ट करती है, या रिस्पायरेटरी पैरालिसिस के चांसेस होते हैं उस पेशेंट में। तो हम उस पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है हमें, वेंटिलेटर सपोर्ट, क्योंकि हमने उसको किसी तरीके से हमने ब्रीथिंग तो करवानी है ना। अगर उसकी रिस्पायरेटरी मसल पैदा नहीं, रिस्पायरेटरी मसल पैदा हो जाएगा उस पेशेंट की बॉडी में, तो वो सही से सांस नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए हम उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे। इसके अलावा हम उसके जो एंटीबॉडीज हैं उसको उसकी पेशेंट की बॉडी से निकाल सकते हैं 2 तरीकों से। पहला तरीका है प्लाज्माफेरेसिस, और दूसरा तरीका है IV इम्यूनोग्लोबिन्स। ये 2 तरीके हैं जिसकी वजह से हम उसकी ब्लड के सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज को
को रिड्यूस करवा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।